अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें जी साजिद तारड़ साहब ने जो है वो जॉइन किया है आज। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। My pleasure. Thank थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे मरी में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, बहुत लापरवाही देखी गई गवर्नमेंट की तरफ से। पहले कहा गया कि जी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो रही है, इसलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मरी पहुंच गए। बाद में कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं, क्या वेदर देख कर नहीं गए, अगर हादसा हो गया तो उन्होंने फिर वो सब कुछ पब्लिक के ऊपर डाल दिया। साथ ही हमने देखा कि वहाँ पे जो किराए थे होटल्स के वो बहुत ज़्यादा हो गए, खाने पीने के सामान का कहीं पे कोई किस्म की मैनेजमेंट हमें नज़र नहीं आई। अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 70 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मीडिया से कहा गया है कि बस जी 20-22 बताओ, उससे ऊपर नहीं। क्या देखते हैं आप, किसकी गलती थी और ऐसा क्यों कंट्रोल नहीं हो पाया? आरज़ू, आज सुबह मुझे किसी पाकिस्तान से किसी ने व्हाट्सएप पे एक भेजा, वो मुझे एक जिस तरह वो कोड सा होता है, उसने कहा कि हम सब ही मरी हैं, सिर्फ बर्फ गिरने की बात है। हुँ। बर्फ गिरे तो हम सब मरी बन जाते हैं। तो दरअसल इसमें कसूर तो हम सब पाकिस्तानियों का ही है, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हों, चाहे वो 25 करोड़ पाकिस्तान का हिस्सा हो। कसूर तो हमारा सबका है। लेकिन दुख जो मुझे सबसे ज्यादा हुआ, दो तीन चीजों का। एक तो जिस तरह आपने कहा कि खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की। तो इस वक्त खान साहब को 25 साल, एक कहते 23 साल मैंने मूवमेंट चलाई, और इनके एडवाइजर भी इनको ये नहीं बता सके कि जब किसी के घर में अमवात हो रही होती हैं, जो विक्टिम होता है वो ये नहीं सुनना चाहता कि आपने चीनी क्यों खाना ज्यादा खाई, या आपने फला क्यों खा ली चीज, आपने शुगर का इलाज क्यों नहीं कराया। वो ये नहीं सुनना चाहता। वो ये सुनना चाहता है कि मेरे दुख में आप किस तरह शरीक हैं। और खासकर इसमें आरजू, ये एक अखलाकियात का इतना बड़ा जनाजा था ये मरी वाला, सियालकोट के साने के फौरन बाद। अब मैं ये बताना चाहूंगा, उसकी लोकेशन सिर्फ 8 किलोमीटर का वो एक पैच था जहां सारी अमवात हुई, 8 किलोमीटर। और इसका फासला आपकी राजधानी, आपके जहां वॉइस राय और दूसरे सो रहे थे, वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। अगर आप 5 घंटे चले तो मरी से आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। और खासकर इसकी लोकेशन ऐसी थी कि वहां से मिलिट्री बेसिस बिल्कुल पास थी उनकी। और उसके बाद जिस तरीके से आपके वहां लोगों ने पैसे बनाए, जिस तरीके से वहां 3,000 चेनिंग का लगाया गाड़ी का और 5,000 लगाया बड़ी गाड़ी का, ये एक आपके कौम की अखलाकियात का ये एक टेस्ट था। ये उसको आपने बताया है कि दिस इज व्हाट वी आर एंड दिस इज हाउ वी डू, दिस इज आवर मोरालिटी। और बिल्कुल यही मोरालिटी आपकी नेशनल असेंबली में है, यही मोरालिटी आपकी इशराफिया की है, यही मोरालिटी, बल्कि इससे दो जरब दे लें, दो जो आपके 2-3 हजार इस वक्त डिसीजन मेकर है इशराफिया, जिनकी आमदने पाउंड और डॉलर में है, जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, प्रॉपर्टी है, वो तो बिल्कुल, और जिनकी जेबों के अंदर वन वे टिकट हर वक्त मौजूद होता है। ये बिल्कुल उनकी भी यही मेंटेलिटी है कि कोई भी मौका वो जाया नहीं होना देते पैसे बनाने का। आज तो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा, वो पीटीआई के जवाद साहब हैं, जो एक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा लिस्ट बना रहा हूं पीटीआई के उन वुजरा की जो अरबपति बन चुके हैं। वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज उनका भी मैं पढ़ रहा था। तो वो ये आपके मरी तो पूरा पूरा आपका जो नेशनल असेंबली है, आपकी स्टैब्लिशमेंट है, ये सारा मरी है। और क्या है ये मरी की? मेरा मतलब बर्फ गिरने की देर होती है, सारे पैसे बनाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके इसमें इस वाकये के साथ मुझे ये जल्जले के बाद एक डिपार्टमेंट को फिर दोबारा विजिट करने का मुझे मौका मिला है। वो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। उसके 51 ऑफिसर्स हैं, 500 मिलियन रुपीस उनका बजट है। कहीं आपको उनका कोमल दखल नजर आया? और सबसे कोई बड़ा, नहीं। नहीं सबसे बड़ा आरज़ू, एक मिनट, जी, सबसे जी। सबसे ज्यादा करप्शन उस डिपार्टमेंट में है, क्योंकि वो कोविड के पैसों को भी नहीं बख्शते, वो जल्जले के पैसे भी नहीं बख्शते। तो फिर और सर, मैं उनका नाम भी आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल अतर नवाज सती, सॉरी सती। ये साहब जो हैं, ये जो हैं वो जाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होंगे और ये हेड लगे हुए हैं इस कमेटी के। ये जो अथॉरिटी जो है इसकी, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के ये हेड हैं। और ये कहाँ थे? दूसरा सर, वहां ही पे कई जगह पे फौजियों के रहने की जगहें बनी हुई हैं, जहां से वो बाद में काफी घंटे के बाद बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हमें
जो शेख रशीद साहब हैं या जो होम मिनिस्ट्री है उसने ऑर्डर नहीं दिए थे। तो सर जब मार्शल लॉ लगाते हैं तब तो ये नहीं पूछते, जब ये टीवी चैनल्स के अंदर कूदते हैं तब तो ये किसी से नहीं पूछते। तो अब इन्हें किसी की मदद करने के लिए वो आप दीवार देख सकते हैं तो सोशल मीडिया पे कि उस पे जो है ऊपर तार लगी हुई और दूसरी तरफ गाड़ियों में लोग जो है फंसे पड़े हैं और यहाँ तक कि कईयों की डेथ हो रही है, इनमें से कोई बाहर नहीं आया। और गवर्नमेंट ये कहती है, फवाद चौधरी और दूसरे लोग गवर्नमेंट के, कि तो पिछली गवर्नमेंट का कसूर है। देखिए उसमें बल्कि मैंने तो यहाँ तक वो आपके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर है अब्बासी साहब, उन्होंने आके स्टेटमेंट दी और बाद में मैंने वेरीफाई की कि मशीनरी मौजूद थी लेकिन उनके पास डीजल मौजूद नहीं था। उस वक्त आपके जो रेस्क्यू के मुलाजमीन जो टूटे फूटे थे वो वहां पे उनके पास जूते प्रॉपर नहीं थे, उनके पास जैकेटें तक नहीं थी, स्वेटर पहन के फिर रहे थे। लेकिन असल में ये आपके कंट्री का टेस्ट है। खान साहब ने तो कह दिया ना कि लोग वहां गए क्यों थे। अगर वहां पे सियालकोट में किसी जिंदा इंसान को जला दिया जाता है तो कहते हैं कि सोसाइटी का प्रॉब्लम है। कसूर में बच्चियां रेप कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, तो कहते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो फिर इस्लामाबाद तो वैसे भी आपका कैपिटल तो लंदन है, फिर इस्लामाबाद में इतनी लंबी चौड़े तनख्वाहें और डिपार्टमेंटों की क्या जरूरत है। और बंदा पूछे कि आपने रियासत मदीना के आप कॉन्ट्रैक्टर है, फिर आपकी क्या जरूरत है। अगर सोसाइटी ने ही अपने मसले मसाइल हल करने हैं, अपने आप को रेस्क्यू भी उन्होंने करना है, अपनी इखलाकियात को भी उन्होंने ही रिपेयर करना है, तो फिर आप किस मर्ज की दुआएं हैं और आप फिर आगे रियासत मदीना को भी बदनाम कर रहे हैं, फिर आप हजरत उमर का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बिल्कुल ये क्या मरी एक बहुत बड़ा टेस्ट था आरजू आपकी सोसाइटी के लिए, और आपने रिफ्लेक्ट कर दिया है कि दिस इज व्हाट वी आर। जंगल लॉ विद इन 15 किलोमीटर ऑफ द कैपिटल। मैं तो खैर कैपिटल इस्लामाबाद को नहीं कहता, इस्लामाबाद कैपिटल तो आपका लंदन है, लेकिन चले वहां आपके लोग तो वॉइस राय तो वहीं सोते हैं ना आपके। तो लेकिन ये कि मुझे अफसोस बहुत ज्यादा, और मुझे देखिए इसमें ये को पहला हादसा, ये 36 घंटे बाद आप भूल जाएंगे इसको, आप नए अलमिये का इंतजार करेंगे। इस पे सियासत की आपने। मुझे दूसरा एतराज मैं आपको बता नहीं सका, दूसरा एतराज आरजू ये था कि हमारे जो सेकंड इन कमांड जो है वसीम अकरम साहब, वो हेलीकॉप्टर पे आए वहां पे और उन्होंने आके इस पे सियासत की। उन्होंने बल्दियाती अपनी मुहिम का आगाज किया, उन्होंने मरी को जिला डिक्लेयर किया और उन्होंने 2 नए थाने बनाए। उनके किसी एडवाइजर ने उनको ये नहीं बताया कि सेकंड ट्रिप पे भी किया जा सकता था। आज लोगों की डेड बॉडियां पड़ी हैं, इस पे आप उनको उनको कुछ उनके साथ सॉलिडेरिटी, उनके साथ कोई गम का इजहार करें। ये आप इस पे सियासत कर रहे हैं। मरी को जिला बना दिया गया है, 2 थाने नए बना दिए हैं क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन देखें इस वक्त हालात ये हो चुके हैं आरजू, कौम आपकी जो है वो ना सुन रही है, ना तवज्जो दे रही है। वो जो घिसे पिटे फिक्रे हैं कि नोटिस ले लिया गया है, कानून को हाथ में नहीं लेना दिया जाएगा, इसको हमने कमीशन बना दिया है, अब वो बातें गुजर चुकी। 74 साल आपने चूना इस कौम को लगाया इन्हीं फिक्रों पे। अब वो बेचारे वो सुबह की खाते हैं, शाम की फिक्र, दोपहर की फिक्र पड़ जाती। आपने बजट पे बजट और तेल बढ़ा बढ़ा के पेट्रोल की कीमतें और बिजली की, उनको ऐसा आपने जलील किया है 25 करोड़ लोगों को, उनकी तो सोचने की सलाहियत छल हो चुकी है। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि जी वहां पे डीजल नहीं था, फ्यूल नहीं था, गाड़ियां नहीं चल सकती, नहीं कुछ नहीं था, लेकिन जो दुकानदार सामान महंगा बेच रहे थे, जो होटल वाले लोगों को लूट रहे थे, तो ये मैनेजमेंट इनकी कहाँ थी? वो उसके लिए भी इनको कोई फ्यूल चाहिए था जाने के लिए, वो चेक करने के लिए भी इनको फ्यूल चाहिए था। आरजू आप इसको छोड़ दें, मुझे पाकिस्तान के किसी और डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की मिसाल दे दें। मैं अगर ये इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनकी डिजास्टर, कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें, स्टील मिल दिखा दें, मुझे पीआईए दिखा दें, आप रेलवे दिखा दें, मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जिसकी मिसाल दी जा सकती हो कि किसने अच्छा काम किया है, हम उसकी देखें जी, हम किन हालात से गुजर के आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मुझे कोई बता दें। आप अपना मिनी बजट देख लें, आप आईएमएफ के हालात देख लें, बॉर्डर पे तालिबान जिनके आपने जश्न मनाए और झंडे लगाए आपने, वो आपकी बाड़े उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, आपको आपके 4 फौजियों को उन्होंने शहीद कर दिया है। अब मेरा मकसद है, इस वक्त आप पूरी दुनिया में बदनाम तरीन हो चुके हैं कि डबल गेम खेलते हैं हर चीज पे। अब मुझे ये बताएं कि फलां चीज फलां डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, भाई ये तो चलो, इस पे तो हम आज शोक मना रहे हैं कि लोग इतने बेचारे मर गए वहां। मुझे ये बताएं और कोई डिपार्टमेंट कैसा दिखा दें जिसपे आज मेरा मकसद आपको फख्र हो एज ए पाकिस्तानी, या पीटीआई कहे कि हमने इसको ठीक कर दिया है। मुझे सबसे बड़ा फिक्र आरजू, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं मुझे बताएं कि फलां इस तरीका कार से हम आगे बच जाएंगे, फलां हमें बचाएगा,
फला इंस्टीट्यूशन हमें रेस्क्यू करेगा। मेरी खुद की ख्वाहिश है ये देखने की, क्योंकि मेरी मादर मिल्लत है, मुझे जाना आना होता है, मेरे मेरे, मेरे प्यारे वहां बैठे हैं, मेरा मकसद दुख होता है। तो मैं 10 मील से नजर आता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी जबान बोलता हूं, पाकिस्तानी खाने खाता हूं, लेकिन ये कि देखिए मुझे बताए, कोई सिखाए मुझे कि इस लाइन पे हम चलेंगे तो हम बच जाएंगे। सर मुझे बिल्कुल, अगर हम एजुकेशन की लाइन पे चलेंगे और जिसका काम है हम उसी को देंगे, हम सिफारिशी टट्टू भर्ती नहीं करेंगे अपने कैबिनेट में सिर्फ खुश करने के लिए, तो पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? नहीं उसमें, लेकिन आरजू कौन करेगा? ये वो कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? देखिए एक मैं बात बताऊं, खान साहब को हर मसला पता है, इनको हल नहीं पता। इन्हें पता है माफियाज हैं, इन्हें पता है अच्छी टीम नहीं मुझे मिली, इन्हें पता है कि इनके यार दोस्त डाके मार रहे हैं, इनके अगर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, अगर इनके पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि हम लिस्ट बना रहे हैं कि जो वजीर अरबपति बन चुके हैं, तो आपका क्या है? खान साहब को नहीं पता? पता है उन्हें, लेकिन हल नहीं मौजूद, विल नहीं उनके पास मौजूद, ताकत नहीं मौजूद उनके पास। बात ये है। और देखें आप, हर पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है, उन्हें हर मसले का पता है। एक सुबह एक मरी के अंदर पत्ता हिला, पूरे पाकिस्तान को घंटों में खबर आई है। लेकिन बात यह है कि मफलूज हो चुके हैं, उनके पास, उनके वोट देते किसी को है, वो मिलते किसी को है। 74 साल का ड्रामा है, एक दिन की बात नहीं है आरजू। ये 74 साल। लेकिन सर अभी इमरान खान साहब का ये अभी भी कहना है कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ सकता है, तो क्या ये दोबारा जाते हुए नजर आ रहे हैं? तो आ चुके हैं, आपके 4-4 मिनिस्टर एक महीने में यहां पे आ रहे हैं। आईएमएफ का मिनी बजट देने का मकसद ही आईएमएफ से पैसे लेना है। और आरजू ये 22वां प्रोग्राम है, ये पहले 21 प्रोग्राम हो चुके हैं आईएमएफ के। मुझे ये ख्वाहिश है कि वो ये बताए कोई कि आईएमएफ के पहले 21 प्रोग्राम वो किधर गया पहले, तो उसका कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन सर वापस कैसे करेंगे? कर्जे तो ये लेते चले जा रहे हैं, चाइना हो चाहे को सऊदी अरब हो, वापस कैसे होगा? ये मतलब किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम ये फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? स्टेट को आपके जो इन्हीं के पीटीआई के आपके वजीर है वो बता चुके हैं कि वी आर प्रैक्टिकली वी आर बैंकरप्ट। अब ये देखे ना, आईएमएफ से जो पैसे ले रहे, पैसे तो लेना तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे लेके करेंगे क्या उसका? पहले पैसे 21 आईएमएफ के प्रोग्रामों के वो को पाकिस्तान पहुंचे, ये तो लंदन और दुबई में जाएंगे पैसे, अमेरिका में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। ये तो सिर्फ जो 1500 2000 लोग आपके आसपास फॉरेन नेशनल बैठे हैं, जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, प्रॉपर्टियां बाहर है, इंटरेस्ट बाहर है। आज की कैबिनेट देख लें आप, आज की पिछली ये सारी कैबिनेट, सबसे पहले तो वही है जो परवेज मुशर्रफ दौर की थी। यही अभी आप अगला जो चेंज आएगा, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इसी तरह के चेंज यही दोबारा फिर आ जाएंगे कैबिनेट, इन्हीं के रिश्तेदार होंगे। ये देखें आपके हर जो इस वक्त जो मिनिस्टर है, अब मैं उसको आपको बता सकता हूं कि उसका पहले चाचा पहले इसी जगह था, उसका बाप इसी जगह पे बैठा हुआ था, और इसी तरह वो एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार थे। वो मेरा मकसद है एक दूसरे के साथ, ये एक ग्रैंड अलायंस है फॉर करप्शन। इधर आप हर डिपार्टमेंट को देख लें, इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को झंझोड़ झंझोड़ के खाना लूट रहे हैं। और सबके रिश्तेदारी आके लंदन में खत्म होती है, सबकी लंदन में बैठते हैं। लंदन उनका एक जिस तरह है कि आपका कैपिटल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले लंदन में होते हैं। अफसोस के साथ मेरे जैसे लोग जो 36 साल पहले इन्हीं हालात की वजह से वहां से महाजर होकर यहाँ निकले थे, भागे थे, और आज भी बैठे, मेरी तरह के कुछ लोग लंदन में बैठ के रो रहे होंगे इनके याशियां लल्ले तल्ले देख के। मुझे यहाँ मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क में इनके क्या कर रहे हैं लल्ले तल्ले, इनके पैसे प्रॉपर्टियां कहाँ कहाँ। हम लोग खून के आंसू रोते रहेंगे जितना अरसा जिंदा है, लेकिन मुझे इसका हल कोई नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मैं आपकी हिस्ट्री पे डिबेट कर सकता हूँ 1947 से लेकर आज तक, आपके हालात आज नहीं चेंज हुए ना। आपने 1947 से इसको खाना शुरू कर दिया था, आपके मूजब इसका सिकंदर मिर्जा साहब और आपके अयूब खान साहब ने इसकी बुनियादें आज के पाकिस्तान की रखी थी, और आपने बैरिया टाउन बना दिया पूरा पाकिस्तान। और अब मेरे ख्याल में मुझे इसमें से पहले, मैं खुद विक्टिम हूं पीटीआई का, खान साहब का, मैं भी इनमें देखता था शायद तब्दीली लाएंगे, लेकिन वो नहीं ला सके अनफॉर्चुनेटली। एक धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ, मेरे साथ धोखा हुआ है। आई वाज अब्यूज्ड। लेकिन सर आपने बहरिया टाउन का नाम लिया, तो बहरिया टाउन और मलिक रियाज ये वो एक नाम है जिसपे हमें चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे स्टैब्लिशमेंट हो या फौज हो, सब एक पेज पे नजर आते हैं। इनके खिलाफ ना कोई बात करता है, ना कोई एक्शन होता है, जबकि सबको सब कुछ पता है। सब आरजू मुझे ये देखे, लाहौर का रिंग रोड
आपके हुँ। इस्लामाबाद का रिंग रोड। अब तो मलक रियाज साहब के बच्चे बहुत ज्यादा, उनके शागिर्द बहुत फैल चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि वजीर आजम के एक बड़े करीबी 2 वजीर आपके तो इन्वॉल्व थे इस्लामाबाद के रिंग रोड में, और उन्होंने वो कुछ मुलाजिम पेशा लोगों को स्केपगोट बना के वो खुद बिल्कुल क्लीन चिट लेके निकल गए। लाहौर के रिंग रोड का देख लें, जिस तरीका बैरियर टाउन पे वहां हो रहा है वहां। मेरा मकसद, और लेकिन उसमें खास साहब खुद कह चुके हैं कई दफा कि माफिया चला रहे हैं गवर्नमेंट और मैं उनके सामने बेबस हूं। ये तब्दीली थी, ये रियासत मदीना था। और आप उनके साथ खड़े लड़ते क्यों नहीं उनके साथ? आपने कसमें खाई थी जी मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप हथियार डाल लेते हैं। लेकिन एसेट्स तो खान साहब के भी बहुत सुना है बढ़ चुके हैं। जो खान साहब जो है 2 साल पहले 1 लाख और 2 लाख का टैक्स भरा करते थे, वो अचानक से 98 लाख टैक्स आ गया है उनका। ये तो तो कुछ वो ये चीज़ भी आ रही है, लेकिन साथ-साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो विज़िट पर हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, और बात की जा रही है कि जी ट्रेड करेंगे और इकोनॉमी पे काम करेंगे, लेकिन कैसे? क्या चीज़ पाकिस्तान बनाता है जो वो नहीं, बाहर किसी को आप दे मुझे सकता है? ये बताएं, आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट, आप इस वक्त गंदम भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? वो तो एक अपना घूमने फिरने के लिए बोर हो गए होंगे, चले गए होंगे वहां पे। लेकिन ये बताएं, असासे आप कह रही है, असासे असासे अब कैसे, ऐसे ऐसे कई मिनिस्टर जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं पूरी आई है, अरबों में वो खेल रहे हैं, और सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। ऐसी कोई ये नहीं है कि आप और मैं कोई हम नई बात किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक को पता है क्या हो रहा है, हर एक हर शहर में पता है। और खासकर इसमें एक ऐसा, जब आपके सियासतदान बेवकूफ होते हैं, जब वो सिंसियर नहीं होते, मैंडेट डिलीवर नहीं करते, तो आपके मुलाजम पेशा लोगों की लॉटरी निकल आती है, फिर वो बुरे तरीके से लोगों को लूटते हैं, और इस वक्त बिल्कुल वही हो रहा है। आपको कोविड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार खाएंगे हमेशा करप्शन से खाएंगे, और पिछले 74 साल से खा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास तो कोई तीसरी चीज ही नहीं है बात करने की। मैं हमेशा यही कहता था कि और नेशनलिज्म नहीं है, तो वही करप्शन भी आप वहां से करके वही भागते हैं ना जो नेशनलिस्ट नहीं होता, तो वो फिर इसी तरीके से हो रहा है। अब उसमें रिलीफ देखें, कौन देगा, कौन ठीक करेगा? मुझे तो उसमें कोई, मैं पहली दफा आके पॉलिटिकल साइंस में हमेशा इस चीज में बिलीव करता था कि ना उम्मीदी मायूसी गुनाह है, लेकिन अब मैं भी खुद मायूस होता जा रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई एक चीज होती है ना, पहले मुझे उम्मीद की किरण थी है, क्योंकि थर्ड पार्टी आई, खान साहब आए, खान साहब ने कहा मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 10 अरब 12 अरब रुपए की रोजाना की करप्शन है रोक लूंगा, कर्जे उठा के मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद, फिर वो सारा कुछ जब हमने मेल्ट होते देखा है, फिर वो अब मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ मायूस इस वक्त, जो बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो मायूस है इस वक्त। पाकिस्तान में तो बैठे लोग वैसे ही मायूस हैं, वो तो डेड एंड नजर आता है, लेकिन तो अब तो हम जैसे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हमें भी डेड एंड नजर आना शुरू हो गया। लेकिन सर कभी ये टीएलपी से बात करते हैं, कभी ये टीटीपी वालों के साथ जो है सीज फायर करते हैं। ये भी तो जो एफएटीएफ में फंसे हुए हैं वहां जाके ये चीजें भी तो इनके अगेंस्ट ही जा रही हैं कि, और साथ ही अटैक्स भी बढ़ गए टीटीपी के भी। देखिए उसमें इस वक्त TTP का आप देखें ना, आपके साथ जो उन्होंने, आप TLP का देखें, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज है, एक तो सूबा सरहद में इनका इलेक्शन हारना, वहां पे JUI का इलेक्शन जीतना, और उनके अलायंस तालिबान के साथ आ गए उनके, फिर TLP उसी एक चीज का हिस्सा है, फिर इसके बाद तहरीक आपकी लद्दाख पाकिस्तान, ये भी एक उसी माइंडसेट के लोग हैं सारे। तो ये सारा आगे आप इसको अगर देखें तो आप क्या फ्यूचर नजर आता है आपको मुझे जो नजर आता है वो तो अफगानिस्तान बनता नजर आ रहा है, सोमालिया बनता नजर आ रहा है। मैं तो उन चीजों को देख रहा हूं कि इन्हीं लोगों ने, जब जियाउल हक के दौर से, जब आपने रशिया आया था, आपने जिहाद का नारा लगाया, आपके हर शहर में बम फटे, हीरोइन पे लग गई सारी कौम आपकी, तो फिर आप उसी रास्ते पे दोबारा चल रहे हैं। आपके डिसीजन मेकर क्या वापस उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं? मुझे तो यहां बैठे यही नजर आता है ना, जब आप तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ सीटें एडजस्ट करें, अब जब आप तहरीके तालिबान के साथ आप अलायंस करें अपने आप को, पर जब तालिबान अफगानिस्तान में आए तो जश्न मनाएं, आप उनके झंडे इस्लामाबाद में लगाएं, तो फिर आप क्या सिग्नल दे, मैं पूछना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है इस चीज की कि मुझे कुछ बताए कि पाकिस्तान अगर उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उस डायरेक्शन पे, दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, एक्सट्रीमिज्म।
लोगों को जिस तो तरीके से अगले दिन सर जला अब और क्या रह गया एक्सट्रीमिज्म दिखाने के लिए, और क्या रह गया? जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है सब कुछ आपके सामने, आपने खुद कहा अभी टीएलपी और टीटीपी का साथ जिस तरह से हम दे रहे हैं, तो फिर दुनिया तो यही समझेगी, दुनिया को कैसे समझाएंगे ये कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? मैं यही तो मेरे लिए मुझे मैं बल्कि सबसे बड़ी बात मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था कि आरजू जब इन्होंने सियालकोट में वो जलाया श्रीलंकन सिटीजन को, मेरे लिए सबसे बड़ा फिक्रा मेरे लिए मसला ये था कि मैं दो चीजें किस तरह डिफेंड करूंगा, इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा वॉशिंगटन डीसी में, और पाकिस्तान को किस तरह डिफेंड करूंगा कि हम कौन लोग हैं। मेरा मजहब इस्लाम का मतलब पीस है, अमन है उसका मतलब, और हम पीसफुल लोग हैं। एक जिंदा शख्स को जला के ऊपर वो सेल्फियां खींच रहे हैं। और आज ये जो कब्रें बनाई हैं आपने, गाड़ियां कब्रें बन गई, क्या मैं बताऊंगा किसी को, क्या किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। मेरा मजहब सबसे अच्छा इंसान, हम पीसफुल है, इस्लाम का मतलब पीस है। ये तो सर अब बताना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कोई रास्ता आपको लग रहा है, कोई तरीका जिससे पाकिस्तान की सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके, संभाला लिया जा सके? कुछ मतलब हमारे मुल्क है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, उसमें आखिर में मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा। हसन निसार साहब ने पिछले दिनों उन्होंने फूड फॉर थॉट्स उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि इन सारी चीजों से तो डिक्टेटरशिप अच्छी। अब मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, मैं हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ रहा हूं इन चीजों के, क्योंकि मैंने देखा, ज़ियाउल हक का दौर देखा और कई दौर देखे। लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, डेवलपिंग कंट्री जहां जमहूरियत को लोग समझते ना हो, जहां जमहूरियत देखें, बिल्कुल आप इस वक्त नहीं समझते, आपके किसी को पता ही नहीं लेजिस्लेशन क्या है, आपके एमएनए को पता ही नहीं है एमपीए को कि हमें क्यों इलेक्ट किया गया। तो इन हालात में सिंसियर डिक्टेटरशिप एक ओनली वे आउट होता है जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। लेकिन अब उसमें मसला ये है कि डिक्टेटरशिप तो आपको मिलती रही है, लेकिन सिंसियर डिक्टेटरशिप कहां से लाएंगे आप ऐसा कौन सा इंसान डिक्टेटर लेकर आएंगे जो कहेगा कि आओ जी मैं पाकिस्तान बनाता हूं। वो आपका जो आपके डिक्टेटरशिप भी जो आते हैं वो लंदन में, उनके भी इंटरेस्ट लंदन में होते हैं। वो भी मेरा मकसद है। अब ये मुझे तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अपनी जमहूरियत से डिसअपॉइंटेड हूँ, अपनी स्टैब्लिशमेंट से डिसअपॉइंटेड हूँ, अपने हर चीज से मुझे कोई रिलीफ या कोई कहीं से ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसपे मैं ये कहूं कि ये फला चीज हम पाकिस्तानी करें तो हम बचेंगे, हम हमारे लिए ये हाल। हमने आपने डिक्टेटरशिप के तजर्बे कर लिए, आपने जमहूरियत को देख लिया, आपने हर चीज का तजर्बा कर लिया 74 सालों में। कंट्री दो टुकड़े हो गए। आज आप आईएमएफ के पांव से उठते हैं तो चाइना के पांव पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरब के पांव पड़ जाते हैं। दर बदर आप पैसे मांगते फिर रहे हैं लोगों से, और लोगों के बद से बदतरीन हालात हो चुके हैं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हजरत उमर के दौर में जब कहर पड़ा था वहां पे, तो वहां पे चोरी की सजा माफ कर दी, खत मुअत्तल कर दी गई थी। तो ये आपके मिनी बजट के बाद आपके हालात भी वही होने वाले हैं कि चोरी डाके आपके ऊपर हलाल हो जाएंगे। ये हालात इस तरीके से चल रहे हैं क्योंकि मैंने अगले दिन कोशिश की ऑनलाइन पता करने की कि एवरेज पाकिस्तानी की तरह 16,000 रुपए है, उससे वो क्या खाए, क्या बचाए, क्या बच्चों को दूध पिलाए या पानी पिलाए, क्या पिलाए। मैं जब उसके जूतों में पांव डाल के देखता हूं तो मेरी जान निकल जाती है। लेकिन मसला ये है कि आपके इशराफिया और इस्लामाबाद के माथे पे बल भी नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं हसन साहब की बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। हम बहुत बार भुगत चुके हैं और अभी भी एक तरह से कहा यही जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ दिखाने की है, पीछे से चला एस्टेब्लिशमेंट ही रही है। लेकिन एक छोटे सा मैं कहूँ, आपके सारे जितने सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए हैं, सारे डिक्टेटरों की झोली से बैठ के तैयार हुए हैं। और जब इस्लामाबाद में आके बैठते हैं उनका माइंडसेट डिक्टेटरशिप की होता है। बताता हूँ किस तरीके से। आपके खान साहब सारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए चला रहे हैं, वो कौन सा कंसेंसस लेके चला रहे हैं? तो ये भी डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? नहीं, वो डिक्टेटरशिप ही है एक तरह की। जैसे कहना चाहिए कि सामने खुल के नहीं आए हैं, लेकिन बेहतर है कि खुल के ना आए सामने। पहले ही पाकिस्तान बहुत कुछ भुगत चुका है इस डिक्टेटरशिप की वजह से, चाहे मुशर्रफ की हो, याहिया खान की हो, या ज़ियाउल हक ने तो बहुत ही नुकसान किया था। ज़ियाउल हक के जितना डैमेजेस ज़ियाउल हक ने दिए हैं शायद ही किसी और डिक्टेटर ने दिया।
जिस तरह से यहाँ पे वो मज़हब का प्रचार किया गया और जिस तरह से आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, ये सारे करामात ज़िया-उल-हक से ही शुरू हो गए थे। वैसे तो ख़ैर भुट्टो ने भी कम नहीं किया था, जो अहमदी डिक्लेयर कर दिए नॉन मुस्लिम और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ेगा, मज़हब को साइड पे करके सिर्फ़ इकोनॉमी और एजुकेशन पे कौन जाएँगे। करेगा? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मसला तो यही है। हल तो हमें पता है, मौजूद पता है। जमहूरियत दुनिया में अभी तक अच्छा सिस्टम है, कंपेयर किया जाए, इज़ अ बेटर सिस्टम, नॉट द बेस्ट। लेकिन अब आपने उसके भी तजर्बे किए, आपने डिक्टेटर भी देख लिए, आपने क्या कुछ नहीं देखा तजर्बा किया। लेकिन आपको सूट क्या करता है? मेरा तो ये खुद क्वेश्चन मार्क है, क्या सूट करता है? किस एनवायरनमेंट में आप तरक्की कर सकेंगे? बिल्कुल, किस environment और आगे कोई शक्ल भी नज़र नहीं आ रही आपको कि जो इमरान खान अगर हटा दिए जाएँ या एक 1 -1 वाला फ़ॉर्मूला वो भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं है। उस देखिए सारे चले हुए कारतूस हैं, सबके केसेस मौजूद हैं, सबकी स्टोरियाँ मौजूद हैं। आप कौन-सा हुँ, फरिश्ता कहाँ से लाएँगे आप? सही बिल्कुल। बहुत मुझे मैं बिल्कुल इस वक़्त वेरी डिसअपॉइंटेड हूँ, वेरी होपलेस, वेरी होपलेस। नहीं बिल्कुल ख़ैर होपलेस तो सभी लोग हैं, लेकिन आई स्टिल आई विश कि कुछ ना कुछ हल निकल आए। बहुत शुक्रिया सर कि बहुत-बहुत आपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम दिया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत पाकिस्तान से शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू सर।